रहता है आज। आ जाए बेटा, चलें बेटा। हैं हमारी गल कर लेते हैं, मेरा क्या। आ जाए, देख लेते हैं। बिजनेस के भी करवाएंगे। इस वीक में ना कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस करवा लेंगे यार। उनकी तो क्लासेस होती रहती हैं, हमारी क्लासेस करवाने देना। चलें आ जाए, यार हमने तो कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं की, कभी भी नहीं। चलें चलें आ जाए। आ जाए बेटा, आ जाए। क्वेश्चन स्टार्ट कर। जी बेटा बोले। मैं हाजिर हूं भाई। सही है यार, जरूर पास करें। बड़ा टाइम है आप लोगों के पास, बड़ा टाइम। ऑलमोस्ट जो है वो सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये वीक है। जी जी, हाँ तो एक्स्ट्रा क्लासेस उसी के लिए तो कह रहे हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम 2 3 4 यानी अगला अगला हफ्ता लग जाएगा मैक्सिमम, बस इतना। उसके बाद आपके पास पूरा जुलाई है, पूरा अगस्त है, बहुत टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। देखें रोने वाली नहीं नहीं, देखें जाय करना चाहें तो कुछ भी नहीं है। अगर काम करना चाहें तो बड़ा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है, मोर देन इनफ है। इसको यूटिलाइज करें, सिलेबस कंप्लीट करें। इसी महीने में आने वाले में, जुलाई में रिवीजन जिसको भी कहते हैं, ठीक है। वो क्या होगा, इसी महीने में टेस्ट होंगे, ठीक है। उस टेस्ट के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट कर। जब ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद वाला जो महीना होगा वो फिर बातें आ जाएंगी फिंगर टिप्स पे। ऐसे चैप्टर को सोचेंगे या कहेंगे पहले भी कोई टेस्ट दिए हैं, पहले भी साथ साथ पढ़ते रहे हैं, पहले भी रिवीजन की है, पहले भी जो है वो आप जो है असेसमेंट वगैरह देते रहे। नहीं देते रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सीए नाम ही इसी चीज का। आप फिर क्या होगा, ऐसे चैप्टर सोचेंगे और उसकी सारी की सारी आपको फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। क्योंकि जब 8वीं दफा 10वीं दफा 5वीं दफा रिवीजन करेंगे, लेकिन आपने कुछ चैप्टर छोड़ दिए, आप नहीं पढ़े, तो भाई चार्टर्ड अकाउंटेंसी में से नहीं है। फिर ये होता शायद शायद वाला, फिर कुछ नहीं होता। तो अभी अभी भी टाइम है, 2 महीने से ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है, आराम से लगाएं, आप पास हो सकते हैं। चलें लें जी, न्यूमेरिकल। जी जी जी, वो भी करवाएंगे, मुझे पता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और एओपी के न्यूमेरिकल वो करवाने हम। लें जी, सिर्फ न्यूमेरिकल की बात की जाए तो 15 नंबर, 20 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर। एक दफा 8 पूछा, इसका मतलब है थ्योरी ज्यादा पूछी होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक लगा रहे 25 नंबर की, 25 या 28 नंबर की एक कैप लगा लें, इसका मतलब है 10 नंबर की थ्योरी पूछी, इसका मतलब है 5 नंबर की, इसका मतलब है 9 नंबर की, और इसी तरह से। ये तो थ्योरी भी सिर्फ 2 चैप्टर है, जाय करने वाले नहीं है। और हो सकता है यहाँ पे उसने 30 नंबर का सेल्स टैक्स पूछ लाओ, कुछ नहीं कर, मुसलसल पूछ रहा है, एक भी अटेम्प्ट नहीं है जिसमें सेल्स टैक्स ना पूछा हो, ठीक है। और इस एक्सेप्शन को छोड़कर इसमें भी थ्योरी पूछी होगी, 15 17 15 17 18 नंबर का क्या पूछ रहा है, न्यूमेरिकल पूछ रहा है। ये न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस है, ये न्यूमेरिकल के लिए। तो भाई मुफ्त के नंबर हैं, चंद एक न्यूमेरिकल करने से, ज़ाहिर 2 चैप्टर है तो कितने एक न्यूमेरिकल की कितनी एक वैरायटी हो जाएगी। उधर तो बिजनेस भी है, सैलरी भी है, पता नहीं कितने हैं, तो यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस भी नहीं करना पड़ेगी। खैर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, लें जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज
एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, पहले सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट ना भी पढ़े तो सेल्स टैक्स लायबिलिटी ही पूछता है यूजुअली, ठीक है। तो आपको कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, और आपके पास ये वाला चैप्टर आ चुका है, चलें बस ठीक है। डिटरमिन द सेल्स टैक्स लायबिलिटी, ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ रेनबो एंटरप्राइजेज, इंफॉर्मेशन इज फॉर द टैक्स ईयर 2005, ओके ठीक है। टैक्स ईयर नहीं, मंथ जुलाई, चले बस कर दें, क्या करें, बड़ी फोटोग्राफी शुरू होंगे, ठीक है। लें जी, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन टैक्सेबल 18%, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड 18% भी और 4% फर्दर टैक्स में, ठीक। चले, एक्सपोर्ट सप्लाई जीरो रेटेड, इनपुट नहीं मिलेगा, रिफंड मिलेगा, अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी। अब टैक्सेबल भी है और अदर सप्लाईज भी हैं, तो इनपुट की अपॉर्शनमेंट करनी पड़ेगी। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, परचेज फ्रॉम, तो ये हमारा इनपुट है 18%। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर बिल्कुल इग्नोर करेंगे हमेशा, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, फिर क्या है, सेल्स ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स, ठीक है, तो ये सप्लाई है एग्जेम्प्ट की, कोई टैक्स नहीं, लेकिन उतना इनपुट भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। एग्जामिनेशन ऑफ द क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे परचेज की होती है या जिनको सेल की होती है, परचेज। परचेज लेजर अमाउंट 100 रुपए इज स्टिल आउटस्टैंडिंग ऑन द अकाउंट ऑफ परचेज मेड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है, जनवरी 12 2005, क्लियर हो गया। अब जरा सुने, इनपुट टैक्स उस परचेजेस पे, परचेजेस के पैसे नहीं दिए, अभी क्या चल रहा है, जुलाई 2005, जनवरी 12 2005, 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है। अगर ना करें, वो था ना 3 साल तक अगर एक्सपेंस ना पे करें तो दोबारा आपकी इनकम में ऐड हो जाए। इसमें जिस साल परचेज करेंगे, चाहे पेएबल पे है, चाहे पैसे नहीं दिए, इनपुट क्लेम कर लेंगे। तो ये जनवरी के महीने में इनपुट क्लेम कर लिया होगा, कितने पे, ठीक है, कितने पे, 18,000 पे या 1 लाख, 1 लाख का 18%, वो क्लेम कर लिया होगा, क्लियर हो गया। लें जी, 180 दिन गुजर गए हैं या नहीं गुजरे, मुझे क्या पता, आप बताएं। अगर 180 दिन गुजर जाए और आपने पेमेंट नहीं की, तो फिर जिस महीने में 180 दिन पूरे होंगे, उस महीने में उतना इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। या इनपुट डिसअलाउ करें या परचेजेस, देखिए परचेजेस को परचेजेस में से लेस कर दें, या इनपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स लेस कर दें। इस बात की समझ आई या नहीं, दोबारा से बताता हूं। इसने परचेजेस कब की, जनवरी में, इनपुट क्लेम कब कर लिया, जनवरी में, जनवरी में क्लेम कर लिया। अब 180 दिन के अंदर अंदर क्या करनी है, पेमेंट करनी है। अगर कर देगा तो ठीक है, और अगर नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर जिस महीने 180 दिन पूरे होंगे उस महीने में क्या हो जाएगा। लेकिन जी हम ऐसे ही देखते हैं, 30 दिन फरवरी तक, मार्च तक, अप्रैल, मई, जून, इस महीने में 180 दिन तकरीबन पूरे हो गए। आपने पूरे काउंट करने हैं, 12 जनवरी से आगे 13 जनवरी से पहले शुरू हो जाएगा। तो जनवरी कितने महीने, कितने दिनों का महीना, 31, 12 से आगे काउंट करें कितने बनते हैं, 19 दिन, 19 दिन जनवरी के, 28 फरवरी एंड सो ऑन। इस जुलाई के महीने में 180 दिन पूरे हो गए, स्टिल पेंडिंग है। इसका मतलब है इस महीने में 1 लाख की परचेजेस या 18,000 का इनपुट टैक्स। नहीं समझ आई, परचेजेस में से लेस करेंगे तो परचेजेस लेस कर दें। तो इसका मतलब है हमारी परचेजेस कितनी है, कितनी परचेजेस हैं भाई, 4 लाख की, उसमें से एक जो रजिस्टर्ड से करेंगे ना, ठीक है, तो जो है 1 लाख उसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। ये कंसेप्ट समझ आ गया, ठीक है। अभी हमने इसके रूल्स पढ़ने हैं, बट मैंने आपको बता दिया। चलें आगे चलते, ये वाली बात समझ आ गई, आगे चलती, ये वाली नहीं आई तो दोबारा बताऊं भाई। जिस दिन परचेज करें उस महीने में इनपुट क्लेम, 180 दिन के अंदर अंदर आपने क्या करनी है, पेमेंट करनी है।
अगर ना की तो जिस महीने में 180, जैसे जुलाई के महीने में 180 दिन पूरे हो गए और पेमेंट ना की, तो फिर उस महीने में क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ठीक है, यूं समझ लें 12 जुलाई तक, मैं काउंट नहीं कर रहा, आप खुद करेंगे। 12 जुलाई तक क्या हो गए, 180 दिन हो गए। अब चाहे 14 जुलाई को पेमेंट कर दें, 180 दिन के अंदर तो नहीं की, तो ये ₹1,00,000 परचेजेस वाला क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। दोबारा से जैसे एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाए तो दोबारा इनकम में ऐड हो जाता है। यहां पे डिसअलाउ होने का क्या मतलब है, उतने से परचेजेस को लेस कर देंगे, और अगर इनपुट टैक्स दिया गया हो तो क्या करेंगे, इनपुट को लेस कर। यहां तक क्लियर है, आगे चलते आज। नहीं, बस 180 दिन के अंदर नहीं की ना, मैं यही कह रहा हूं। 12 जुलाई को 180 दिन पूरे हो गए, सुने, 14 जुलाई को की, क्या 180 दिन के अंदर की, नहीं, बस। और अगर 11 जुलाई को कर दी तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका इनपुट ले चुके। हाँ, अब ठीक है, चले आगे चलते। गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। ये हर जगह आएगा, आपने इसको पढ़ना है और कहना ठीक है, इग्नोर कर देना। ये वाली लाइन अक्सर आती है, गुड्स परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर आर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना। ये पहली लाइन है जो आपने लिख लेनी है, और इसको कहना है कि जनाब ऐसा कुछ भी दिया गया हो, क्या कर देना। आज जी क्वेश्चन करते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन छोड़ के चौथे पे आए। आज जी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाना चाहिए। क्यों, अब दोबारा देख लेना। ये सप्लाईज हैं, इसका इसमें कोई कंफ्यूजन, ये 4% और 18% वाली है, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट सप्लाईज, ये अपॉर्चनमेंट के लिए यूज होंगे। अब रजिस्टर्ड सप्लाईज क्या होंगी, इन दोनों को मिला के, और ये किसके लिए यूज होंगी, अपॉर्चनमेंट के। क्लियर हो गया, चले बिल्कुल वही क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इस 4 लाख में से, 40 लाख में से 1 लाख माइनस करना है। क्लियर हो गया, और बाकी कितना बच जाएगा, 39, इसको इग्नोर करना है, और ये अपॉर्चनमेंट के लिए यूज होगी। सिंपल, कल वाला क्वेश्चन बन गया। कल वाला किया था, ये वाला हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं खुद कराऊंगा। चले आए, चलते हैं फिर अपने लॉ की तरफ, ठीक है। और चले नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 करते पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, चले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। आप एक दफा कोशिश करेंगे और मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आप नहीं करने, मैंने नहीं करने, जो नहीं हो सकेगा आके कराऊंगा। और अगर आपने ये कल जाके क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा था करने, देखिए मैं फिर बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल बिल्कुल ड्राइविंग की तरह। क्वेश्चन 1 कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। 3 मैं पढ़ने लगा हूं, अगर आप कहेंगे अभी करा दूंगा, अगर आप कहेंगे एक दफा कोशिश करनी है हमने, घर जाके हमें करने दें, ठीक है। और जो है नहीं आप पे डिपेंड, देखिए मैं बात सुना, ये ड्राइविंग है, मुश्किल है, लेकिन जितना मर्जी मैं बता दूं आप ड्राइविंग नहीं सीख सकते, आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है। चले आ जाए, मैं पढ़ा देता हूं, चले आ जाए। ले जी जी जी, कोई कंप्यूट द एडम्स टैक्स सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, वही है स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, सेल्स टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करें, इसमें कोई टैक्सेबल इनकम है। मिस्टर एडम इज अ रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन द 3 रहने 4 पे है, 4 पे है। वर्क आउट द सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, वही वाला बात है, 3 रहने दे, अभी रहने दे, उसमें कुछ 2-3 बातें ऑफ मिस्टर आजाद अलॉन्ग विद कौन से वाला, इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। कल हुआ था, ये सारे का सारा एडजस्ट हो गया था। जो 90% के साथ एडजस्ट करते हैं, अगर तो वो हो जाए ठीक है, अगर कुछ बच जाए तो फिर क्या हो जाता है, सिंपल वही रिक्वायरमेंट है, पूरा क्वेश्चन करना है सेल्स टैक्स लाइबिलिटी का। आ जाए जनाब, मिस्टर आजाद इज रजिस्टर्ड पर्सन एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कौन से वाला, कंज्यूमर बुक बना रहा है, मैन्युफैक्चरर, ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, आ जाए जरा, ये है वैल्यू एक्सक्लूजिंग द सेल्स टैक्स, और ये कौन से वाली 18%, और ये कौन से वाली वैल्यू इंक्लूडिंग इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। बेटा मुसलसल बातें करें ना करें प्लीज। लें जी, सेल्स ये टैक्सेबल है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है 18%, और इसमें अगर ऐसी हुई नीचे लिखा हुआ हो कि इतने % इसमें से जो है वो अनरजिस्टर्ड को है, तो वो भी टैक्सेबल होगी, लेकिन उसमें अलहदा से 4%। क्लियर हो गया जी, ठीक है। एग्जेम्प्ट है, इसका टैक्स तो कोई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है। एग्जेम्प्ट जो है इसका मतलब ये कहां पे काम आएगी, अपॉर्चनमेंट के लिए, अपॉर्चनमेंट के लिए, और उसने हमारी कैलकुलेशन भी करके दे दी। चले आगे चलते हैं। रॉ मटेरियल खरीदा है किस पे,
रॉ मटेरियल खरीदा, बड़ी बात हो गई भाई, परचेजेस की है, परचेजेस की है, क्लियर हो गया, ये यहां तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा मशीनरी खरीदी है, इस पे भी इनपुट अलाउड है, लिखे इसके साथ इनपुट अलाउड, 90% के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे, सारे का सारा अलाउड। इसका मतलब है रॉ मटेरियल के साथ क्या करते हैं, 90% ऑफ द आउटपुट, मशीनरी के साथ कभी भी 90%, सारे का सारा इनपुट अलाउड है। दोबारा से बता देता हूं, कल हमने किया था, कोई परचेजेस थी, उनका कंपैरिजन किया था आउटपुट के 90% के साथ, अब भी करेंगे रॉ मटेरियल का, जो मशीनरी वाला होगा सारे का सारा अलाउड है। इसका मतलब है अब हमारे क्या हो जाएगा, 90% का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, क्लियर हो गया पहली बात। और मशीनरी वाला, अच्छा ये बताएं, मशीनरी जो है वो सिर्फ टैक्सेबल गुड्स बना रही होगी, एग्जाम्पल भी बना रही होगी, इसका मतलब है उसकी भी अपॉर्चनमेंट करेंगे, नहीं समझे, रॉ मटेरियल का जितना इनपुट होगा उसकी भी अपॉर्चनमेंट, मशीनरी वाला जितना होगा उसकी भी अपॉर्चनमेंट, और अब मशीनरी में से जो टैक्सेबल की तरफ जाएगा उसको 90% के साथ कंपैरिजन नहीं करना, ये सिंपल, बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, सारे का सारा पेबल हो जाएगा, ठीक हो गया। चले ले जी, ये सिर्फ और जी बोले बेटा, मशीनरी ली, इनपुट मैं बताता हूं, इनपुट नहीं कर रहा, लेकिन मशीनरी वेयर एंड टेयर हो रही है, किस में, टैक्सेबल सप्लाई बनाने, डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, जरा सुने, आप फिर बताएं, ये बताएं जो रॉ मटेरियल लिया वो कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं यूज हो रहा, तो फिर इधर क्यों ले रहे हैं, मशीनरी की डेप्रिसिएशन लेते हैं, नहीं सुने ना, मशीनरी की डेप्रिसिएशन लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल में रॉ मटेरियल नहीं लिया होगा, फिर ये सेल्स टैक्स, सुने जरा, मशीनरी चीज ली आगे बेच दी, मशीनरी ली उस चीज को बनाने के लिए, वेयर एंड टेयर होके खत्म हो जाएगी, किस लिए हुई, टैक्सेबल सप्लाईज बनाने के लिए, साथ में क्या बनाने के लिए, जितनी एग्जाम्प्ट सप्लाईज के लिए मशीनरी यूज हो रही है उसको हमने निकाल दिया, और बाकी जितना यूज हो रहा है किसके लिए, टैक्सेबल। लेकिन जी क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन हल हो जाए, ये बात समझे, मशीनरी जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो उसका इनपुट ले लेना है। जी हम क्वेश्चन करने लगे, आपको ना हो फिर अगला क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा, एक तो आपको करना ही करना। ले जी आ जाए जी बेटा बोले, नहीं गुस्सा नहीं, गुस्सा आपने बच्चों, कौन से, क्या नाम है इसका, मिस्टर आजाद चाय वाला, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, और कुछ लिखना ही नहीं, ठीक है। और फिर कौन से वाला, टैक्स पीरियड नहीं लिखना, टैक्स ईयर लिखना, टैक्स पीरियड लिखना, टैक्स पीरियड, शाबाश, ठीक है। कौन से वाला, पता नहीं, जुलाई 2005, यहां पे लिखो रुपीस, ये यहां पे क्या हो गया, फेब है, कौन से वाला, फेब, शाबाश, फेब 2000, पिछले वाला जुलाई था यार, अच्छा 2009 है 2009, नहीं अभी क्वेश्चन वही घूम रहा है पिछले में, आ जाए क्योंकि मैंने कराना वही था, चले आ जाए, ठीक है, ओके ओके। ले जी, सेल्स, इस पे आउटपुट होगा, इस पे आउटपुट तो लिखे ना, बाकी देखी जाएगी। आज आउटपुट कितना, जब उसने दे दिया तो हमें क्या जरूरत है, जब कैलकुलेशन उसने करके दे दिए तो हम क्यों करें, जो चीज फिगर दी गई है किसमें, क्वेश्चन में, उसको करें। लेकिन अगर ये यहां पे ना देता और डायरेक्ट आप 10 लाख, वो कहते हैं ये पता नहीं कैसे आया, क्लियर हो गया। चले आगे चलते हैं, अब कौन से वाले, एग्जाम्प्ट का आउटपुट होता है, नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये बताएं, यहां पे जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड नहीं है, तो इसका मतलब है जो हमारा इनपुट है अब वो 2 में होगा, ठीक है, तो तीसरा है ही नहीं, ठीक है। चले आज, अब इनपुट आ जाते, इनपुट टैक्स आ जाए, इनपुट टैक्स, इनपुट जो होता है वो होता है लोअर आ, ठीक है, एक्चुअल हमने निकालना है, और 90% आउटपुट वो लिख दे, कितना 9, ये फॉर्मेट है, एक्चुअल के लिए आगे लिख ले वर्किंग 1, इधर आ जाए वर्किंग 1, क्लियर हो गया। अब एक तो रॉ मटेरियल है, एक मशीनरी है, क्लियर हो गया।
यहां पे कौन से वाला आएगा, रॉ मटेरियल, तो मशीनरी के लिए एक और वर्किंग कर लेना, वर्किंग 2, फिर इन सबको अलग इकट्ठा कर देंगे। चले आ जाए, तो फिर कौन, अब कितना है, अब हम डायरेक्टली लिखें या पहले परचेजेस लिख के मल्टीप्लाई करें, हमें उसने इनपुट दे दिया, बात ही खत्म हो। कितना बेटा, 16,56,000। चले आज 16,56,000 ये आ गया। मशीनरी वाला वो भी उसने दे दिया, कितना, ठीक है, ओके आ गया। अब इनको, इन दोनों को हमने इकट्ठा करना है। कैसे करना है बताएं, ये सारे का सारा टैक्सेबल सप्लाई का जो आउटपुट आ रहा है उसमें से लेस कर दें, ये सारे का सारा लेस कर दें। क्यों, टैक्सेबल सप्लाई भी रॉ मटेरियल से बनाई है और एग्जेम्प्ट में। इसी तरह से ये जो मशीनरी है वे टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रही है और किसके लिए, एग्जेम्प्ट। अच्छा ये तो सिंपल है, मैंने वर्किंग जानबूझ के अलग-अलग कराई है, हो सकता है मशीनरी में से कुछ ऐड करना होता, कुछ लेस करना होता। अब बताएं अपॉर्चुनिमेंट करें, फिर सारे का सारा इसमें से लेस नहीं कर सकते, सारे का सारा इधर लेस नहीं कर सकते, तो फिर क्या करनी पड़ेगी। जी आपका क्वेश्चन है, बोले। ओके अच्छा चले जी, अपॉर्चुनिमेंट, अपॉर्चुनिमेंट ऑफ इनपुट टैक्सेस। अब एक नहीं है, दो तरह के टैक्सेस है। ले जी, कौन कौन सी हमारे पास सप्लाईज हैं, एक है टैक्सेबल और एक कौन से वाली, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड नहीं है। ले जी, टैक्सेबल सप्लाईज बता दे, अमाउंट 6 मिलियन। शाबाश, ये ख्याल करना है आपने, बिल्कुल भी ये वाला नहीं फिगर लिखनी, गलती हो जाएगी, क्योंकि यही तो हम कर रहे हैं। ठीक है, 6 मिलियन आ जाए, क्लियर हो गया। आगे बताएं, 4 मिलियन। चले, किसको अपॉर्शन करना है, नंबर 1 रॉ मटेरियल इनपुट, नहीं समझे, इसको भी करना है, और दूसरा मशीनरी वाला, मशीनरी आउटपुट, सॉरी इनपुट, दोनों को करना है जी। क्लियर हो गया। अब इनका टोटल बता दें, इनका 10 मिलियन, इनका टोटल, ये मैंने इधर लिख दिया, सॉरी इसको ऊपर लिख दिया, यहां पे आरएम इनपुट, और कौन से वाला, मशीनरी इनपुट। चले, ये टोटल बताए, और 3,06,000, ऐसा ही है, करें बताएं सर कैसे करेंगे। अच्छा, ला कहता है ये डिवाइडेड, हम इस तरह से करेंगे, ये डिवाइडेड बाय ये मल्टीप्लाइड बाय ये, ठीक है, लेकिन ला कहता है इसको इससे डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें, वो लेता है, मतलब बात एक ही है। नहीं, इसको इससे डिवाइड करें इससे मल्टीप्लाई करें, या इसको इससे डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, बात तो एक ही है ना। ला कहता है टैक्सेबल सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज मल्टीप्लाइड बाय रेजिडुअल इनपुट, रेजिडुअल रा जो अभी अपॉर्चुनिमेंट नहीं हुई, लेकिन हम कैसे करते हैं, रेजिडुअल इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाई मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल मल्टीप्लाइड बाय एग्जेम्प्ट, जो जैसे आपको मुनासिब लगे, कानून जैसे कहते हैं मैंने आपको बता दिया। चले, फर्क कोई नहीं पड़ता, बताएं बेटा, 993600, क्लियर हो गया। इधर 664242400, क्लियर हो गया। आज ये हो जाएगा वेस्ट, क्लियर हो गया, और ये उधर जाएगा, कहां पे, ये देखें इधर आएगा 993600 आते हैं, फिर कौन से वाला, मशीनरी वाला 1836000, जरूरत ही नहीं है, लिखना चाहे लिख ले, कोई मसला नहीं, 1224000, क्लियर हो गया। चले, अब ये वाला जाएगा 90% के साथ होने के लिए, इसको 90% के साथ कंपेयर नहीं करना, सिंपल। बस आइए जरा बताएं, इनमें से हायर कौन सा है, लोअर, सॉरी लोअर देखना, हायर देखना, लोअर देखना, लोअर कौन सा है, 90% वाला, इसको यहां पे लिखेंगे 972,
000। अब बताएं कितना हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा? इतना हमारा बनता था, इतना उसने करने दिया, तो बाकी क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। मेरी बात समझ आए? लेकिन आउटपुट के साथ इनमें से लोअर करेंगे, बताएं कितना? 21,000 बाकी बचा। बताएं बताएं जितना, यानी ये तो बाद में करेंगे ना, कैरी फॉरवर्ड मैं ऐसे बता रहा हूं। हमारा बनता कितना था? इतना, उसने हमें 90% करने दिया, इधर हम 90% लिखेंगे आउटपुट के साथ, लेकिन बाकी हमारा क्या हो जाएगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 1,05,000, 8,000। ओके, अब ये बाकी बच गया, लेकिन हमारे पास भी एक आउटपुट पड़ा हुआ है, ठीक है? सॉरी, हमारे पास भी एक इनपुट पड़ा हुआ है मजीद। कौन से वाला? इनपुट ऑन मशीनरी। कितना? 1,86,000। जी बताएं। 7,600। एक तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा, ये नेगेटिव, नेगेटिव से मुराद ये कैरी फॉरवर्ड हो गया। हमारा इनपुट ज्यादा, हमारा आउटपुट कम। एक तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा, एक कैरी फॉरवर्ड होगा किस में से? 90। चाहे तो दोनों को इकट्ठा लिख ले, ठीक है? एक कैरी फॉरवर्ड ये भी होगा। हमारा इनपुट कितना बनता था? रॉ मटेरियल वाला, और कितना दिया? लिखे इधर 9936 माइनस, एक और कैरी फॉरवर्ड होगा 21600। ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा, चाहे नेगेटिव में लिखे चाहे पॉजिटिव में लिखे, बस इधर कैरी फॉरवर्ड जरूर लिखना है। 2 कैरी फॉरवर्ड होंगे। अब बताएं, अगर इसमें, अब जरा थोड़ा सा गौर करें, अगर इसमें होता कि जनाब आपकी 4% क्या है टैक्स लायबिलिटी, आपने जो है वो पे करनी होती, तो उसको अलहदा लिखते, वो बॉटम लाइन फिगर होती, उसको अलहदा लिखते। अब ये बताएं, अगर इसमें टैक्सेबल भी होती, एग्जाम्प्ट भी होती और जीरो रेटेड भी होती, वो नीचे रिफंड आता, वो अलहदा लिखते। क्लियर हो गया? तो ये ऐसे ऐसे आएंगी चीजें। ये क्वेश्चन समझ आ गया? बस इतनी सी चीज थी। जी 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 बोले। हमारा इनपुट मशीनरी पे है 1,83,600। हमने जो इन दोनों में से बैलेंस बचा, इसमें से ये निकाल के वो है 1,00,000, तो बाकी हमारा कैरी फॉरवर्ड। और एक और कैरी फॉरवर्ड भी है, हमारा बनता ज्यादा था, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया किस पे? 92। कहीं से नहीं समझ आई? पूछे जी बेटा। 9,00,000। हाँ, हम अपने आउटपुट के 90% से ज्यादा इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जितना मर्जी इनपुट हो, मैक्सिमम कितने तक जा सकते, लिहाजा हम लोअर ऑफ, लोअर ऑफ इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 90%। फिर ये क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन क्या हम उसको ज़ाय कर दें? नहीं नहीं, वो हमारा कैरी फॉरवर्ड। जी और पूछे 10 दफा वो जब आएगा, इस तरह से जब आएगा तो मैं क्वेश्चन में करवा दूंगा। प्रेजेंट कैरी फॉरवर्ड अनलिमिटेड टाइम तक। जी 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन सुन ले, शायद आपके काम आ जाए। जी नहीं, इसी के साथ, इसी साथ ऐड हो जाएगा, इस साल पेबल के साथ ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इस वजह से छुड़ाया है, उसमें ये बातें हैं। जी बेटा नहीं, लाजमी नहीं है, जब आएगी इनपुट ले लेंगे, जब आएगी, जब मशीनरी, जब पिछले क्वेश्चन में नहीं थी हमने नहीं लिया। जी और क्वेश्चन? नहीं, एक दफा, बस एक दफा, जब मशीनरी परचेज कर, मशीनरी पे एक दफा जी। प्रोडक्ट तो होंगी, रॉ मटेरियल तो होगा, मशीनरी तो एक दफा होती है ना। और मशीनरी की तो ये है कि वो 1 साल से ज्यादा यूजफुल लाइफ हो। चलें बेटा नेक्स्ट, सिर्फ पढ़ेंगे, 5वां क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे, आप करके आएंगे। अब किसी ने बकवास की, मैं चपेड़े मारनी, आ जाए, सिर्फ पढ़ेंगे। मिस्टर आसिफ आ जाए। मिस्टर जी बेटा बोले जी।
समझ नहीं आई? वो यार सोल्यूशन आपके पास मौजूद है, इससे बेहतर है, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है सोल्यूशन में। चले आज कंप्यूट द टैक्स पेएबल आर कैरी फॉरवर्ड, या पेएबल होगा या कैरी फॉरवर्ड होगा बाई मिस्टर इन द रिटर्न फॉर द मंथ, बात वही है, टैक्स लायबिलिटी निकाल। चले, मिस्टर आसिफ इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो ली गई है, ऐसे ऐसे जो बातें, एक बात हमने नहीं पढ़ी है, कौन से वाली, अगर 180 दिन तक पेमेंट ना करे तो दोबारा से आपकी यानी वो डिसअलाउ हो जाता है। इसका क्या मतलब है, अगर इनपुट टैक्स दिया गया तो इनपुट टैक्स लेस कर दे, अगर परचेजेस दी गई है तो परचेजेस लेस कर। चलिए कोई नई बात आई तो देख लेंगे। सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द ईयर जो है मंथ एज फॉलोज, टू रजिस्टर्ड पर्सन पता है 18%, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 18%, एक्सपोर्ट सप्लाईज 0 रेटेड, एग्जाम्प्ट सप्लाईज ये दोनों वैसे तो काम नहीं आते लेकिन ये हमारे अपॉर्चुनमेंट में काम है। आगे चलते, गुड्स कॉस्टिंग कितनी 8 लाख वर परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, इनपुट, लेकिन चूंकि हम इनपुट लेके आगे सप्लाई तरह तरह की कर रहे हैं लिहाजा हम अपॉर्चुनमेंट करेंगे, पहले दो टैक्सेबल हो जाएंगी, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन अमाउंटिंग टू कितने 2 लाख एंड वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर, हमारी बला से जो मर्जी करता रहे, एक तो अनरजिस्टर्ड है, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, तो इसको हमने क्या करना है, इग्नोर। बेटा तीसरा क्वेश्चन छोड़ के बाकी 4 क्वेश्चन अगर आप नहीं करके आए आगे वाले समझ नहीं आए, फिर बता, और हम इस पे रिस्क भी नहीं ले सकते, मैंने आपको पहले बताया। चले हम दोबारा से चलते हैं, आपने करवा दे। ले जी क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से बेटा, कंप्यूट द टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी कैरी फॉरवर्ड, अगर इसका आंसर देखेंगे तो बी होगा एक लाइन का, लेकिन लिखना जरूर है। इनपुट टैक्स जो कि कैरी फॉरवर्ड, जो कि पूरा एडजस्ट नहीं हो सका, वो भी लिखना जरूर है। ये क्लियर हो गया? 2 बातें, ए है बी है, तो बी अलहदा पेज पे हमने उसका आंसर देना है। चले पढ़ते हैं, तो बाकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी का कैलकुलेट करना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आज छठा करते हैं, 7 और 8 हम पढ़ लेंगे, वो आप करके आएंगे। 9, 11, 12 ये कल के हमारे होमवर्क है, या करेंगे या आपको पढ़ेंगे। उसी तरह से 4, फिर 3, 4 छोड़ के फिर एंड वाले करना शुरू कर देंगे आखिरी 1-2 दिन। क्लियर हो गया? चले लें जी, मारूफ इंजीनियरिंग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड अंदर कौन से वाला, ओके। द कंपनी इज इंगेज इन द, बेटा मुझे कहना ना पड़े कि बस आपने बातें नहीं करनी, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट, ओके। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर फेब 2011, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकल मटेरियल कितना जो है, लोकल मटेरियल, उसके आगे उसने कुछ नहीं लिखा, मतलब ये दोनों लोकल मटेरियल है। रजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, रजिस्टर्ड पे जो है हम 18% लेंगे, ओके। फिर कौन से वाला, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड 18%, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड, ठीक है। अच्छा, अनरजिस्टर्ड को अगर एग्जेम्प्ट सप्लाईज दें तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेंगी। क्लियर हो गया ना? वो उस पर 4% फर्दर ना लगा दीजिएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज अगर अनरजिस्टर्ड को दे तो वो एग्जेम्प्ट ही रहेंगी, ठीक है। चले अब एक्सपोर्ट टू ताइवान, ठीक है, फर्दर सॉरी उस पे जो है एक तो अपॉर्चुनमेंट के टाइम काम आएगा, इसका जो हिस्सा बनेगा उसका रिफंड होना, रिफंड, ओके। एग्जेम्प्ट गुड्स ये हमें पता चल गया, ओके। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये ख्याल रखिए अगर लिखा हो यहां पे इंक्लूड्स, इसका मतलब है ये ऊपर वाली फिगर को चेंज करने की जरूरत है। अगर है एडिशनल इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है जब तक बता न दे ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से हट के ये इंफॉर्मेशन है। एडिशनल से क्या मुराद है, अगर यहां पे सिंपल इंक्लूड्स लिख देता है, इसका मतलब है जितनी नीचे बातें करेगा इनको एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। क्लियर हो गया? और अगर एडिशनल कह रहा है इसका मतलब है इस इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ बताने लगा हूं। जरा थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे आगे तो आपको पता चल जाएगा इंक्लूड्स का क्या मतलब है। पढ़ते हैं जरा, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर इंक्लूड, अब बताएं उसमें जो अगली गलती वो शामिल है, नहीं समझे? इंक्लूड परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितनी है, ठीक है,
इंक्लूड्स, उसमें शामिल है अमाउंट कितनी, अगर तो ये एज पर लॉ होगी इग्नोर कर देंगे, अगर कंट्राडिक्शन होगी तो फिर इसको एडजस्ट करेंगे। शामिल है इसका मतलब है 15 मिलियन में 1 मिलियन शामिल है, जिसके बारे में हम बात करने लगे हैं। इंक्लूड्स, अगर ये कहता एडिशनल इंफॉर्मेशन और इंक्लूड का वर्ड यूज ना करता, फिर हम कहते अगर ये ऐड करना है तो फिर ये 16 मिलियन होनी चाहिए थी, अभी 15 है। लेकिन अभी क्या मतलब है कि अभी इस 15 में ये 1 मिलियन शामिल है। ये वाली बात समझ गया, इंक्लूड्स। ज्यादातर गलती यहीं से आती है, कंफ्यूज जब भी स्टूडेंट होता है यहीं से होता है। आ जाए आगे चलते हैं। इंक्लूड्स विच वाज इनवाइस, कौन से वाला, 15 मई 2010, आज कौन से वाला है, ठीक है। अगली पूरी बात पढ़, इनपुट टैक्स ऑन इनवाइसेस कुड नॉट बी क्लेम्ड इन द रैली। मई का इनपुट मई में नहीं कर सके, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में, नहीं समझे। आज हम कहां पे खड़े हैं, बहुत पहले की बात है, क्लियर है। इसका मतलब है इस दफा इंक्लूड होना चाहिए, ये कहते भूल, तो 8-9 महीने बाद याद आया है, 6 महीने के बाद तो वो खत्म हो गया। जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मैक्सिमम क्लेम कर सकते थे, नहीं किया। तो अब बताएं इस 15 में ये इंक्लूड है या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इंक्लूड है। अगर ये लफ्ज इंक्लूड ना करता तो हम कहते कुछ भी ऐड नहीं करना, ना करते। अभी क्या लिखा हुआ है उसने, इंक्लूड, इसका मतलब है वो ऑलरेडी शामिल है, ऑलरेडी शामिल है, होना चाहिए था, नहीं। तो हम इधर इसके साथ लिखेंगे, इसमें एडजस्टमेंट होनी है, इसमें एडजस्टमेंट होने वाली। आगे चलते, ये वाली बात क्लियर हो गई, इंक्लूड, ठीक है। अब उठ जाए इधर, चारों उठ जाए, पीछे चले जाए, चारों उठे, जल्दी से बेटा, जल्दी से उठे। तो किन मनहूसों के साथ तू भी जा बैठा, एंड पे जाए, इसके बाद कोई लाइन नहीं है, आप बाहर जाएंगे। चले बैठे बैठे, चले चले आ जाए। देखिए अब मैं तो बार बार कह थक गया हूं। मटीरियल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लाई, मटीरियल परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लाई वाज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, इग्नोर कर दे। आगे चल, गुड्स वर्थ कितनी, 5 लाख, वर रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर, कुछ लोगों ने वापस कर दिए। प्रॉपर डेबिट और क्रेडिट इनवॉइस नोट्स रेज विद इन स्पेसिफाई, 180 दिन के अंदर अंदर इशू करने होते हैं। तो 180 यानी 180 दिन के अंदर अंदर डेबिट क्रेडिट नोट इशू करने होते हैं। कुछ इस पर रूल्स हैं, वो 1-2 दिन में पढ़ लेंगे। विद इन स्पेसिफाइड पीरियड मतलब 180 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कर दिए। अब बताएं ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न, दोबारा से, बाई डिफरेंट कस्टमर, सेल रिटर्न। अच्छा, डेबिट क्रेडिट प्रॉपर बनी है तो इसका मतलब है ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, नहीं समझ, अनरजिस्टर्ड का क्या, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। तो ये बाकायदा यूजुअली वो ये किसके साथ हम करते हैं, तो ये 3 नंबर हमने इसमें एडजस्टमेंट कर दी, क्लियर है। आगे चलते, अ न्यू मशीनरी वाज परचेज एंड पुट टू यूज इन द सेम मंथ, ठीक है। अगर मशीनरी परचेज करें जनवरी में और उसको यूज करें मार्च में, तो इनपुट लेना है जनवरी में जिसमें परचेज कर, क्लियर हो गया। तो ये तो चूंकि सेम में है लिहाजा हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चले आगे वाले क्वेश्चन के लिए बता रहे, तो इस पे हम इनपुट लेंगे लेकिन उस पे 90% वाला चक्कर कोई नहीं, इसको अलहदा से करें, ओके। फिर कौन से वाला, इलेक्ट्रिसिटी बिल 20,000 इनपुट है या अमाउंट है, दोबारा अमाउंट है, 18% लेना। ये अगली गलती होती है जो हम कर जाते, क्लियर हो गया। तो ये जितनी भी है, ये देखो 2.4 का भी 18% इनपुट होगा और ये 20,000 का भी 18% लेना है। अगर वो कहता है टैक्स वाज पेड विद यूटिलिटी बिल्स, तो फिर ये इनपुट डायरेक्ट होता, क्लियर है बेटा। अब 18% लेना है, ये अगली गलती है जो स्टूडेंट करते हैं। लें जी नेक्स्ट, पार्ट्स वर्थ कितने, वर डिलीवर टू सीईओ फॉर पर्सनल यूज, सेल हो गई, सप्लाई हो गई।
पुट टू पर्सनल यूज, सीओ यूज, अदर बिजनेस यूज। सेल क्रेडिट 50,000 का ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ये जो इनपुट एक्चुअल होगा उसके साथ ये ऐड हो जाता है। एक्चुअल इनपुट का कंपैरिजन करते हैं ना 90% के साथ, तो एक्चुअल इनपुट के साथ ये वाला जो ब्रॉड फॉरवर्ड है ये क्या हो जाता है, ये ऐड हो जाता है। ये इस साल का जो है ये इनपुट बन जाता है इस साल का। 18% रेट है ऑल एक्सक्लूसिव ऑफ। चले, अच्छा क्वेश्चन है, हम कर लेते हैं, बेसिक नेचर का एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चले हम करते हैं। लें जी, सबसे पहले हमने आउटपुट, चले नाम क्या है लिख लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स, टैक्स लाइबिलिटी लिख लेंगे, उसके बाद टैक्स पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से वाला, फेब 11, यहां पे रुपीस, क्लियर हो गया। ले जी, हम सबसे पहले आउटपुट लिखेंगे, लेकिन आउटपुट के लिए भी हमें वर्किंग चाहिए। एक तो कौन से वाला, कोई वापस नहीं, सेल रिटर्न है ना, कौन से वाला, और इन दोनों को मिला के भी तो लिखना है ना, वो बाद में नीचे टैक्सेबल सप्लाईज में तो लिख लेते हैं जी। वर्किंग वन आउटपुट टैक्स, ठीक है, और सबसे पहले कौन से वाली, जिस जिसको हम लिखते जाएं उसको हम क्या करते जाएं, ठीक करते जाएं, ठीक है। लें जी, हमने लोकल और एक्सपोर्ट और एग्जाम तो बाद में समझ आएंगी, इसके साथ 3 नंबर को एडजस्ट करना है, और बाद में जो है, हाँ ये देखिए ये वाला, तो हमें यहाँ पे बेसिकली तो हमें यहाँ पे 6 नंबर भी लिखना चाहिए। चले, हमने ये 2-3 चीजें हैं तो इसकी हमें वर्किंग कर लेनी चाहिए। हाँ जी, नंबर 1, ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, कितनी, 10 मिलियन, ठीक है, सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड, ठीक है, इसके साथ वो लकीर लगा लोगे ताकि जो 4% वाला टैक्स है वो ना भूल जाओ। कितना, 3 मिलियन, ठीक है, 3 मिलियन। अच्छा, अब ये अभी टोटल ना करें, हाँ टोटल ना करें, इसमें से लेस सेल्स रिटर्न कितना, 5 लाख, ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, ऐड कौन से वाली, सप्लाईज, ठीक है, कौन से वाले, टू सीईओ, 15,000 ये ऐड हो जाएगा जी। बताएं, टैक्सेबल सप्लाईज 125,150,000, क्लियर हो गया, 12.515 मिलियन, ठीक है। चले, अब हम इस पे क्या लेंगे, 18% उधर जाके ले लेते हैं ना, ठीक है, इधर हम क्या कर दें, आउटपुट को लॉक कर देते, सॉरी सेल्स को लॉक कर देते, इधर जाके क्या, आउटपुट टैक्स, ठीक है, तो कितना, मल्टीप्लाइड बाय 18%, तो इधर लिख देना 18%। 18% कहीं ना कहीं लिखना जरूर है, मेंशन जरूर करना, कितना, 22 22 500, ये आ गया हमारा आउटपुट। अब इसमें से इनपुट करना है, इनपुट का एक पक्का एक वो है जो है एक पैटर्न, चल ठीक है, इनपुट लोअर, ठीक है, एक्चुअल उसके साथ ऐड करेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड, नहीं समझे, ये ना भूल जाना, ब्रॉड फॉरवर्ड वो पहले लिख ले, एक्चुअल को वर्किंग 2 चाहिए होगी मुझे, ठीक है, 50,000 जो भी होगा उसके साथ मैं टोटल करूंगा, उसके साथ फिर 90% ऑफ आउटपुट, ये कंपैरिजन करूंगा। क्लियर हो गया, यहां तक ओके है।
ले जी, ये मुझे वर्किंग 2 चाहिए, 90% बता दें जरा। 27430। चले, ये तो हमें पता चल गया। इन इसका यहाँ पे टोटल आएगा और उसको मैं कर लूँ। चले आए, अब आते हैं जो है किसकी तरफ, वर्किंग 2 और उसमें परचेजेस। रजिस्टर्ड पर्सन, जी बताइएगा। 15 मिलियन लेस, ठीक है। हाँ, कौन से वाला, परचेजेस, ठीक है, जो है वो डिसअलाउड कहने, नॉट अनक्लेमेबल, जो भी है। कितना, 1 मिलियन, 14 मिलियन। कोई और है इसमें कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ बिजली का बिल ऐड कर दे। मशीनरी का तो लैदा आना है ना, मशीनरी का लैदा है, वो इसके साथ अटैच ना करें, ठीक है। तो इसके बाद कौन से, अच्छा आपकी मर्जी है, इसका 18% लें और उसके साथ बिजली का बिल लिख के उसका भी 18%, दोनों का टोटल कर लें। आपकी मर्जी है, ये कौन से वाला, 20,000 ऐड कर दें, 20,000 था, ठीक है। और जो आंसर आता है उसका 18% ले ले, आपकी मर्जी, ठीक है। रेंज 140,000,000, क्लियर हो गया। अब ये क्लियर, ओके। अब जो है, अब ये यहां पे आ गया, ठीक है। हम यहां पे लेंगे 18% और उसकी करते हैं अपॉर्चनमेंट, ठीक है। अपॉर्चनमेंट के लिए हमें जगह ज्यादा जरूरत है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको अरेज करता हूं, सिर्फ अमाउंट लिख देता हूं, ठीक है, ताकि हमारी यहां पे क्या आ जाए, वर्किंग आ जाए, ठीक है। बाकी आंसर तो आपके पास मौजूद है। यहां तक हमने, मैं इसी को फिगर को यहां पे लिख देता हूं, 140,20,000,000, क्लियर हो गया। ये यहां पे आ गया और मैं सारे को मिटाने लगा हूं, क्लियर है। ये यहां तक जैसे पहुंचे पता चल गया, चले, ताकि हमारे पास जगह आ जाए, क्लियर है बेटा। ले जी, अब ये हम यहां पे आ गए। अच्छा, एक तो ये फिगर है, एक मशीन की फिगर है, उसकी भी तो पार्शलमेंट करनी है ना। मशीन की फिगर है, वो किधर है। अब हम देखते हैं, हमने ये वाली एडजस्टमेंट कर ली है, ये वाली कर ली है, 5 लाख वाली भी कर ली है, मशीन वाली करनी है, इसकी एडजस्टमेंट हमने कर ली, और ये 50,000 सिर्फ मशीन वाली मौजूद है और जो अपॉर्चनमेंट बाकी करनी, क्लियर है। चले आ जाए सर, ठीक है। अच्छा, ये कितना, दोबारा लिखो, 000, मशीन की कॉस्ट 2, क्लियर हो गया। अब इन पे इनपुट बताइएगा, एट द रेट ऑफ 18%, 253600, ओके। और इसका 4,32,000, ले जी, ये हो गया खत्म। अब हम अपॉर्चनमेंट कर लेते हैं, क्लियर हो गया। अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, क्लियर हो गया। अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ले जी, हम यहां पे लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और यहां पे आएगी सप्लाईज, उनकी अमाउंट, ठीक है। और यहां पे आएगा इनपुट, कौन से वाला, ये वाला 25 वाला, ठीक है। रेजिडुअल जिसको इनपुट कह रहे, रेजिडुअल इनपुट, और इधर वाला मशीन वाला इनपुट। अब जो हमारी सप्लाईज हैं वो 3 तरह की, एक टैक्सेबल, 0 रेटेड और एग्जेम्प्ट, क्लियर हो गया बेटा। चलिए, टैक्सेबल हमने यहां पे निकाली हुई,
ये वर्किंग अलहदा करना जरूरी है। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये देखें टोटल ये दोनों मिला के क्या है, 18% तो है ना, टैक्सेबल तो है। लिखे वन, नहीं समझ आए? इस फिगर पे इतना हैरान क्यों हो रहे हो? 1 2 000, उसके बाद बाकी फिगर वहां से लेंगे, उनमें चेंज भी कोई नहीं। एक्सपोर्ट टू ताइवान है और एग्जाम्प्ट है, 10 मिलियन और 2 मिलियन। क्लियर है बेटा? लें जी, अब टोटल इनपुट कौन से वाला, 25 23 600, और ये कितना, 4,32,000। बताएं। हाँ, इसका टोटल भी 24। क्लियर हो गया? चले अब बताते जाए। 1,307 2 9 1 1। चल, जो रेड वाला है ये ज़ाया हो जाएगा हमारा, जो अब लिखने लगे 205 8 2 1 2। ठीक है, रेड वाला हमारा ज़ाया हो जाएगा, ग्रीन वाला हमारा रिफंड जाएगा। ले जी, अब बताएं। 220538, इसके साथ 90% नहीं होगा, ये 90% वाला है, ये 100% वाला है। समझे ना? कहीं पे कोई प्रॉब्लम बेटा किसी को? क्लियर है? चले आ जाए। अब ग्रीन वाला 176219। ठीक है, अब ये प्लस ये टोटल रिफंड, और जो रेड वाला है अब वो ज़ाया हो जाएगा 3544, ये ज़ाया हो जाएगा, ये ज़ाया हो जाएगा। ले जी, हम इसको लेके चलते हैं 90% पे, इसको हम लेके चलेंगे 100%। क्लियर है? चले आ जाए। अब ये बताएं ये एक्चुअल कितना, 1,288,307, और ये आया वर्किंग 2 से 307। क्लियर हो गया? टोटल 1,307। अब इनमें से ज्यादा कौन सा है? ज्यादा कौन सा? 90% वाला। देख ले, दोबारा देख ले, 90% वाला ज्यादा है, तो ये सारे का सारा आ जाएगा 13। कितना बाकी बचा? कितना बाकी बचा? 943 94 91 91। ठीक है, चलिए ये अब बैलेंस पेएबल है। यार बातें क्यों कर रहे हैं, चुप रह जाए, कम से कम चुप तो हो जाए। 914393, ये हमारा पेएबल है। यहां से अब ट्रिक की थोड़ा शुरू हो जाता है। एक तो मशीन का हमारा पड़ा हुआ है, ये इसके साथ एडजस्ट कर। क्लियर हो गया? जो बैलेंस पेएबल होगा, आपकी मर्जी है, अभी ये बैलेंस पेएबल है, इसके साथ 4% ऐड कर दे। आपकी मर्जी है पहले मशीन वाला लेस कर दे और उसके बाद ऐड कर ले। बेहतर यही है कि 4% ऐड कर ले, ताकि हमें पता चल जाए हमारी लायबिलिटी कितनी है, और उसमें से कौन से वाला, दोनों ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस बचा। इसमें हमने क्या किया, फर्दर टैक्स, क्योंकि वो तो पे करना ही करना है। अगर इस लिहाज से देखें तो पहले हम किसको ऐड कर लें, फिर मशीन वाले को ऐड कर लें, क्योंकि जो हमारी 4% है वो किसी इनपुट आउट के साथ एडजस्ट नहीं होता, वो हमने पे करना ही करना होता है यूजुअली उससे जो है। चलें फिर मशीन वाला ऐड कर ले, दोनों ठीक।
नहीं समझे? सॉरी लेस जो है ये वाला ऐड करने से मुराद है उसको देख लें पहले। तो हमारा मशीन वाला इनपुट है, इनपुट किसके अगेंस्ट? मशीन के अगेंस्ट, ठीक है। तो कितना? इसका भी लिखेंगे कि वर्किंग 2 से है, ठीक है। 22053 है, 22053 है, ये लेस करेंगे, बाकी कितना बचा? 693855, ये अभी भी पेएबल है। इसके साथ हम ऐड कर लेंगे कौन से वाले? 4%। फर्दर टैक्स कितना? वो अमाउंट हमें जरूर लिखनी पड़ेगी। डायरेक्ट अमाउंट लिख देंगे गलत है, वो कहेगा भाई ये आया कहां से है, तो हम यहां पे लिखेंगे 3 मिलियन, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाइड बाय कौन से वाला? 4%। चलिए 1,20,000, 1,20,000 ये हमारा पेएबल है, ऐड हो गया कितना? 8155। अब ये हमने पे करना, ठीक है। अब इसको यहां पे रोक दे, इसके नीचे रिफंड ये प्लस ये, क्लियर हो जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी बी पार्ट मौजूद है, वो अलहदा से बी पार्ट देखे कौन सा है, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड बताएं कितना होगा? 0 होगा, ठीक है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर आगा इज अ रजिस्टर्ड अंडर जो है 19, बस बेटा आवाज में, ही इज इंगेज इन द सप्लाई ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंसेस एंड इंफॉर्मेशन दी अगस्त 2000 के लिए। रिक्वायरमेंट है पे रिफंडेबल और साथ में इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड इफ एनी, लेकिन अलहदा नहीं बताया, उसी क्वेश्चन में बता दिया। लें जी, सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द मंथ वर एज फॉलोज, लोकल टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, टू यूएसए एंड कैनेडा, टू एग्जेम्प्ट, ठीक है। अब तक गुड्स वर्थ 15,000, ठीक है, वर रिटर्न बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, इसका क्या मतलब है? 6 में से लेस कर। फॉलोइंग परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन और परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, क्या करना है आपको पता? गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन एक्सक्लूसिव मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज कोई अमाउंट, एन अमाउंट ऑफ 7,50,000 इज पेएबल टू रजिस्टर्ड पर्सन सिंस, अभी कहां पे खड़े हैं? अब जरा देखें, जनवरी के कितने 180 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, ये वो वाला केस है ना, अभी भी पे नहीं की। तो जनवरी के कितने? 29, 30 और 3 दिन, 28 किसके? फेब के। और आज हम कहां पे खड़े हैं? अगस्त में। आ जाए जरा, फेब के, फिर मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 30, जुलाई के, ये जरा करें, मुझे तो यही 180 डेज होगा जुलाई में। तो जुलाई में इसका इनपुट, अच्छा ये बताएं इंक्लूडेड है? दोबारा बताएं, यही से मार खाते हैं। वो कह रहा है गुड परचेज, सॉरी एन अमाउंट ऑफ कितनी? 7,50,000 पेएबल है किसको? तो भाई ये जुलाई में 180 दिन पूरे हो गए होंगे, तो जुलाई में डिसअलाउ हो गया होगा, अगस्त में कुछ नहीं करना। अगर ये होता इसमें इंक्लूड कर दिया गया है उतने से, फिर फर्क समझे, पिछले वाले में इंक्लूड का वर्ड था, इसका मतलब है इन ऊपर वाली जो परचेजेस हैं उनको एडजस्ट करना था, अभी इंक्लूड नहीं। अगर ये होता अगस्त में 180 दिन तो फिर हम लेस करते कि पहले कुछ नहीं हुआ हम कर दे। ये एक तो एडिशनल फिगर है, इंक्लूड का वर्ड है कहीं पे नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर बनता है तो कर दे, नहीं बनता तो इग्नोर कर दे। नहीं बनता क्योंकि ये वाले कब हो गए? 180 दिन हो गए जुलाई में, हम कहां पे खड़े हैं? अगस्त में। तो जो डिसअलाउंस होनी थी वो जुलाई के महीने में हो चुकी होगी। नथिंग टू बी डन, कौन से वाले? अगस्त के महीने। ये
अगर गौर से नहीं पढ़ेंगे तो कंफ्यूज रहेंगे कि कभी हम उसको एडजस्ट करते हैं, कभी एडजस्ट नहीं करते। ये इंडिपेंडेंट फिगर है, इसका कोई ताल्लुक नहीं ऊपर वाले के साथ। बनता है तो कर दे, नहीं बनता। और पिछले वाले में क्या थी, एक गलती थी जो ऑलरेडी ऐड हो चुकी थी, हमने उसको लेस किया था। इंक्लूड और एडिशनल फिगर में फर्क पहचान। आगे चलते, सेल्स टैक्स कौन से वाला, सेल्स टैक्स क्रेडिट कितना, सेल्स टैक्स क्रेडिट हैज बीन कौन से वाले, ब्रॉड फॉरवर्ड कितने, पिछले मंथ से 18% होता है। आगे आगा इज रिक्वायर्ड टू पे पेनल्टी, ये ऐड कर देंगे, जितना एंड पे पेबल आएगा उसके साथ ऐड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर फौलाद, बड़ा कोई हैवी नाम है मिस्टर नहीं 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 10 मिनट रहते हैं, ये करके आएंगे आप। नहीं जी, 9, 10, 11 हमने पहुंचना है। 8 में पढ़ा देता हूं, ये आसान है। 9, 10, 11 हमने करके आना है, आपने, हमसे मुराद। ठीक, चले तो यार क्या है, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लोगे। चले आज, चलो 9 और 10, 9, 10, 11 भी नहीं, 9 और 10 अटेम्प्ट करके आएंगे। आ जाए, इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ होम अप्लायंसेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं, लेकिन यूजली क्या होती है, टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, वही वाली। लें जी, फिर कौन से वाला, मिस्टर फौलाद फॉर द मंथ ऑफ फेब 2012, इंपॉर्टेंट है। लोकल रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज और अनरजिस्टर्ड को सप्लाईज, ठीक है, और सॉरी परचेजेस, सप्लाईज रजिस्टर्ड को अनरजिस्टर्ड और एक्सपोर्ट, इसका मतलब एग्जेम्प्ट नहीं है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें इंक्लूड ना लिखा हो तो ये एडिशनल है। चले यहां देखते हैं, न्यू मशीन परचेज कितनी, 12 मिलियन को, कमेंस इनटू ऑपरेशन फेब, इसी महीने में खरीदी, इसी महीने में आई, वही वाला हशर करेंगे जो इधर है हमारे साथ। हमने इनपुट इसका 100% करेंगे, 90%। ओके, सब स्टैंडर्ड सप्लाईज कितनी, 45, वर रिटर्न टू वेंडर, वापस भिजवा दी। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट इनवाइस, क्या एडजस्टमेंट हो चुकी है, नहीं, करनी है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। अगर इंक्लूड कहता तो एडजस्टमेंट हो चुकी होती, हमने भी करनी थी, लिहाजा बराबर होता। फर्क समझे, वो कहता है सब स्टैंडर्ड सप्लाई वापस की गई और इंक्लूड का वर्ड यूज नहीं किया। इसका मतलब है जितनी जो हमने परचेजेस की हैं उसमें से 45 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। शाबाश। गुड वर्थ कितनी, 72 लाख, वर रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर, हमें आई है। प्रॉपर डेबिट क्रेडिट, करनी है एडजस्टमेंट, यस कर, और कोशिश करें कि अगर कोई टाई पड़ जाए तो रजिस्टर्ड के साथ करें, क्योंकि प्रॉपर डेबिट क्रेडिट इनवाइस, इसका मतलब है ज्यादातर हम बॉदर करते हैं रजिस्टर्ड को। आगे चलते, एन अमाउंट ऑफ 8,20,000 ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस मेड फ्रॉम रजिस्टर्ड इज आउटस्टैंडिंग सिंस जुलाई 2011। रिलेटेड इनपुट जो है रेलिवेंट पीरियड में हमने क्लेम कर लिया, क्लियर हो गया। अभी तक एक बंदे को पैसे हमने देने हैं, नहीं समझे, या अभी हमने इनपुट क्लेम नहीं किया, दोबारा पढ़े, मुझे नहीं पता ये क्या, कौन सा टैक्स है। एक है इनपुट ना क्लेम करना, एक होता है इनपुट क्लेम कर रहे ना और पैसे ना देना। पैसे नहीं दिए 180 दिन, इनपुट तो 6 महीने, मिक्स कर देते हो स्टूडेंट। क्लियर हो गया, आगे चलती। सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ कितने, 9,10,500। क्लियर है, आगे चलते। जैनब इज अ रजिस्टर्ड, नहीं करेंगे। जैनब, अच्छा सही कह रहे हैं, सेल्स टैक्स पेएबल रिफंडेबल। चुप करके बैठे, बकवास नहीं करनी, अभी टाइम रहता है। तो यार देखिए 45 मिनट हमने बड़ी मुश्किल से जैद साहब से लिए हैं। लें जी, जो है इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ए एंड बी, जल्दी। सप्लाईज लोकल और एक्सपोर्ट टू थाईलैंड, एक लोकल सप्लाईज है, ठीक है, टेक्निकल है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। एक प्रोडक्ट एक है, एक प्रोडक्ट बी है, इसकी लोकल सप्लाईज है, फिलहाल हमें यही लगता है 18%, और एक्सपोर्ट टू थाईलैंड कौन से वाली, एक प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी, ये टेक्निकल है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन टेक्निकल है, मैं फिर बताने लगा हूं। परचेजेस रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, आए बताएं जरा। तो अब
प्रोडक्ट ए इज एग्जेम्प्ट, इसका मतलब है ये 53,50,000 एग्जेम्प्ट है, और जो एग्जेम्प्ट सप्लाईज एक्सपोर्ट कर दी जाए, ये वाला पहली दफा यूज हुआ यहां, क्लियर हो गया? इसलिए कह रहा था टेक्निकल है। प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, ये जो लोकल भेजी है ये तो हो गई एग्जेम्प्ट, तो इसका मतलब है ये टैक्सेबल है, ये जीरो रेटेड है। एग्जेम्प्ट को अगर एक्सपोर्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाती है? जीरो रेटेड, और ये एग्जेम्प्ट है, तो तीनों हो गई। आगे चलती, सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ठीक हो गया। सब स्टैंडर्ड सप्लाई 1.5 लाख वर रिटर्न टू द रजिस्टर्ड वेंडर्स प्रॉपर डेबिट क्रेडिट, तो इसमें से ये 6 में से क्या कर देंगे? एन इनवाइस डेटेड फेब 2012 अमाउंटेड टू कितनी? हैड नॉट बीन क्लेम इन एडवांटेंटली 5 फेब 2012 को। दिस ओवरसाइट वाज डिडक्टेड कब? अगस्त में, जब भी हमें गलती का अंदाजा हुआ। हम तो देखेंगे कब हमने परचेज की थी, 5 फरवरी 2012, कौन से वाले मंथ में, और क्लेम नहीं कर सके तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त विल बी द लास्ट मंथ जिसमें हमने क्लेम। अभी हम कहां पे खड़े हुए? अगस्त में, इस महीने में क्लेम कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हमारा वो जो है बढ़ जाएगा। बाकी 18% है, क्लियर हो गया? तो इसमें एक टेक्निकल पॉइंट था, कौन से वाला? जीरो रेटेड एक्सपोर्टेड। चले कल यही से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 10 करके आना है।